Very good morning class. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. Students, take out your science book and open page number 57. Previous class में हमने एक्सप्लेन किया था, कहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको हमने अपीयरेंस तक पढ़ाया था, ठीक है। अपीयरेंस तक रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया था और चैप्टर चल रहा था शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स को ग्रुप में शॉर्ट आउट करना, ठीक है। एंड हमारा हेडल था हार्डनेस। आज हम हार्डनेस से कंटिन्यू करेंगे। सो रीड द headle. Hardness is another property of materials. Some materials are very difficult to compress. Such materials are said to be hard. For example, wood is hard to compress. Diamond is hardest known material. Diamond is so hard that it can cut glass. Iron is another hard material. ठीक है, हार्डनेस भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। किसी चीज़ को कंप्रेस करके ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी हार्ड है या कितनी सॉफ्ट है। वो मटेरियल जो कंप्रेस नहीं होते हैं या बहुत डिफ़िकल्टी के साथ कंप्रेस होते हैं उन्हें हम लोग हार्ड मटेरियल बोलते हैं, और जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि वुड जो क्या है वो हार्ड मटेरियल है, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, आयरन भी हार्ड है। सो डायमंड का यूज़ क्या किया जाता है, ग्लास को कट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। टेक्सचर हेडल रीड करिए, देखते हैं टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर कौन सी प्रॉपर्टी है? टेक्सचर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड टू शॉर्ट मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. Certain materials like glass, silk, mirror, etc. are smooth, whereas some others like rocks and sand, bricks, etc. are rough to touch. ठीक है, टेक्सचर एक अलग चीज़ है। किसी चीज़ को टच करके आप कैसा फील करते हैं तो उस चीज़ को आप टेक्सचर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिक हो गया, सैंड हो गया, ठीक है। इन सबको अगर आप रॉक्स हो गए, इन सब चीज़ों को टच करेंगे तो आपको काफ़ी रफ फील होगा कि ये काफ़ी रफ है, इसमें रफनेस बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग रफ बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड जैसे कि सिल्क हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, मिरर हो गया, इन चीज़ों को आप टच करेंगे तो आपको एक स्मूथनेस फील होगा। तो ऐसे टेक्सचर को आप क्या बोलेंगे कि ये स्मूथ है ना, स्मूथ है। सो ये तो हो गई टेक्सचर की बात। एंड कम ऑन द नेक्स्ट हेडल दैट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ठीक है। रीड करिए, मैनी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर वेयर एज सम अदर डू नॉट, ठीक है। कुछ मटेरियल जो है वाटर में डिसॉल्व होते हैं, घुल जाते हैं, जबकि कुछ नहीं डिसॉल्व होते हैं, इट मीन्स कि नहीं घुलते हैं। द मटेरियल दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल, द मटेरियल दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड इनसॉल्युबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन water whereas sand and chalk are insoluble in it, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कुछ मटेरियल जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, इट मीन्स कि वाटर में घुल जाते हैं, हम उन्हें अलग से रिकग्नाइज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वाटर में घुलने के बाद। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग या इन थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबल, ठीक है। और जो थिंग्स या जो मटेरियल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको हम लोग अलग से कलेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, वो जो है अलग से रिकग्नाइज हो जाते हैं। सो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल्स, ठीक है, इनसॉल्युबल मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है शुगर एंड सॉल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं, तो इनको हम लोग सॉल्युबल मटेरियल बोलेंगे। जैसे वुड हो गया, चॉक हो गया, सैंड हो गया, ये सारी चीज़ें वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो वाटर के रेफरेंस में ये क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, सम लिक्विड लाइक विनेगर, इथाइल अल्कोहल मिक्स विद वाटर, दीज आर कॉल्ड मिसिबल इन वाटर, ठीक है। लिक्विड लाइक मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, etc. form a separate layer when mixed with water. Such liquids are to be immiscible in water, ठीक है। कुछ लिक्विड्स जो होते हैं लाइक विनेगर है, इथाइल अल्कोहल है, ये सारे क्या है, वाटर में
डिजोल्व हो जाते हैं, अलग से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये क्या हो गया, मिसिबल लिक्विड हो गए। वेयर एज मस्टर्ड ऑयल और जो है आमंड ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल है और उसके अलावा जो केरोसिन है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ये अपनी एक सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं। तो इस तरह के लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, कि कोई चीज़ विजिबल है पूरी तरह से या फिर पूरी तरह से नहीं विजिबल है या फिर स्लाइटली विजिबल है और स्लाइटली नहीं विजिबल है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी को अलग अलग नेम दिया गया है। जैसे कि देख लीजिए, द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास, एक्रिलिक शीट, वाटर एंड एयर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, वो मटेरियल्स जो खुद से लाइट को पास आउट होने देते हैं। ठीक है, वो मटेरियल्स जो लाइट को क्रॉस करने देते हैं खुद से। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं जिन ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो क्रॉस कर जाती है या जो लाइट को ये अलाउ करते हैं कि वो उनमें से क्रॉस कर जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ग्लास हो गया, एक्रिलिक शीट हो गई, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें जो क्या है ये ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। वो मटेरियल जो लाइट को अपने में से क्रॉस नहीं होने देते हैं या जो लाइट को नहीं अलाउ करते हैं कि वो उनसे क्रॉस करें या लाइट जिनसे होकर के गुजर नहीं पाती है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग ओपेक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है वुड, स्टोन, वॉल, कार्डबोर्ड, मेटल्स एंड एक्सेट्रा आर द ओपेक मटेरियल। ठीक है, कार्डबोर्ड है, मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं ये सारे, और वुड, स्टोन, ब्रिक वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओपेक मटेरियल हैं। ठीक है, सर्टेन मटेरियल अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ऑयली पेपर और वैक्स्ड पेपर, ग्राउंड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल। जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को स्लाइटली पास होने देते हैं। इट मीन्स कि जितनी भी लाइट रेज आ रही होती हैं पूरी की पूरी लाइट रेज जो हैं उस ऑब्जेक्ट से क्रॉस नहीं करती हैं, और ना ही पूरी की पूरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मीन्स वापस, ना तो पूरी लाइट क्रॉस कर पाती है और ना ही पूरी लाइट जो है लाइट रेज जो है वो रिटर्न होती है, बल्कि क्या होती है वो स्लाइट रेज ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की कुछ रेज को या फिर लाइट की कुछ रेज को जो है वो अपने में से क्रॉस करने देती हैं, पास आउट होने देती हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑयली पेपर है ना, और वैक्स्ड पेपर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द हेडल, एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये हम रीड कर लेते हैं। आइए रीड करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, रीड करिए एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग। While grouping, similar material are placed together. For convenience, material used quite often are placed nearer. Grouping of material is very helpful in our day-to-day life. For example, in grocery shop, pulses, cereals, spices, soap, shampoo, etc. are placed in separate group, different location. Chemists arrange various medicines alphabetically or by company name. If he keeps these medicine randomly without grouping, it would be very difficult to locate needed medicine. ठीक है, grouping also helps in studying the properties of the object placed in particular group. Advantages of grouping, grouping के क्या advantages हैं? पहले तो जो grouping है या sorting है इसलिए helpful होता है क्योंकि कौन सी चीज़ किस फॉर्म में कैटेगराइज है या कौन सी कैटेगरी में है। अगर आप मान लीजिए एक ग्रोसरी शॉप में ही
पल्सेस, राइस, शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट और लॉट ऑफ थिंग अगर रैंडमली या मिक्स फॉर्म में रख दिया जाए तो फिर क्या होगा, डिफिकल्टी होगी ना हमें ढूंढने में, हमें तुरंत नहीं मिल पाएगा। तो शॉप्स में क्या होता है कि सीरियल्स की एक अलग सीरीज है, राइस की अलग, पल्सेस की अलग, शैम्पू की अलग, मतलब इन सब अलग अलग नीड की चीज़ों की अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग शेल्फ होती है ना, सो इजी हो जाता है। देन इसी तरह केमिस्ट जो है अलग अलग तरह की डिजीज की, जैसे कि एक डिजीज की मेडिसिन जो है वो एक शेल्फ में, दूसरी की दूसरी शेल्फ में, तीसरी की तीसरी शेल्फ में, या फिर अल्फाबेटिकली भी मेडिसिन को नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली भी अरेंज करते हैं, या फिर कंपनी के नेम के, मतलब कि अरेंजमेंट का कोई ना कोई बेसिस जरूर होता है। तो ये क्या करता है कि मेडिसिन को इजीली सर्च करने में हेल्प करता है कि कौन सी मेडिसिन किस प्लेस में रखी है, किस कंपनी की है, किस अल्फाबेटिकल नेम से है, तो फिर वो इजीली मिल जाती है। ठीक है, ग्रुपिंग जो है वो चीज़ों को समझने में या फिर मटेरियल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने में और डेली यूज में उन्हें अप्लाई करने में, कि इजीली हम कैसे अप्लाई कर पाएँ, उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएँ, उनके टेक्सचर के बेसिस पे, हार्डनेस के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, सॉलिबिलिटी के बेसिस पे, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे कैसे उनको समझें। सो आई होप चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहीं पे चैप्टर कंप्लीट भी हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी क्वेरीज पूछिए, मैं आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करूंगी। थैंक यू क्लास।